क्लियर है? करें शुरू? ओके। कल हमने हेनरी लॉ कांस्टेंट का एक्सप्रेशन पढ़ा था, आज हम उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें थी, हेनरी लॉ के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। ठीक है, तो हमने देखो कल एक हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था हेनरी लॉ का मोल कॉन्सेप्ट के केस में। तो हमने क्या देखा था, P इक्वल्स टू के एच डॉट, यहाँ पे मैंने लिया था Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस N लिक्विड। तो देखो जो हमारा लिक्विड है वो क्या होगा, वाटर। हम वाटर के कॉन्सेप्ट में ही बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल कर आता है वो कितने मोल्स आता है, 55.5 मोल्स। कैसे आया, भूल गए? देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कितने ग्राम प्रेजेंट होता है वाटर, 18 ग्राम। कहाँ से आया, उसके मॉलिक्यूलर मास से। कितने प्रेजेंट होता है, 1000 ml में। ठीक है, तो जैसे हम उसको डिवाइड करेंगे कितने मोल्स हमें मिलेगा, 55.5 मोल्स। तो ये आपका क्या हुआ, सॉल्वेंट। और इसके अंदर आप ऐड करने वाले हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा, 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम। तो देखो कहाँ 55.5 मोल्स हैं, कहाँ पर 0.1 और 0.2 मोल्स है, बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो इक्विलिब्रियम में हम एक चीज़ पढ़ते थे, नेगलेक्ट, कि जब कोई बहुत ही स्मॉल चीज़ हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो Na और Nb के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। किससे, इस लिक्विड से। तो इनको हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे इनको नेगलेक्ट। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, P इक्वल्स टू के एच डॉट Na अपॉन N लिक्विड। अब देखो कितना आसान हो गया ना हमारा ये फॉर्मूला, कितना आसान फॉर्मूला हो गया ये हमारा। अब हम आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगाया। ओके, कल हमने बात करी थी कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसका मतलब जो KH है यानी कि हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कल यही बात करी थी हमने ना, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। मतलब कि जो आपका KH है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो टेम्परेचर से कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सॉल्युबिलिटी के केस में कैसा है, इनवर्स। ठीक है, तो ये जो आपका निकल कर आया है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा अभी हमारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये चीज़ हमें काफ़ी काम आने वाली है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका ये पूरा क्या है, कॉन्क्लूज़न है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो KH जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर या कंसिडरिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। हम क्या ले रहे हैं, एक सॉल्वेंट ले रहे हैं, कौन सा, वाटर, और अरेंज कर रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस। अरेंज करना है हमको गैसेस को इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के और KH हम दोनों के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नोबल गैसेस को। ठीक है, हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ओके, तो ये है आपकी सारी
गैसेस, इनको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी एंड KH। तो कैसे करोगे अरेंज? कैसे करोगे अरेंज? कुछ सोच पा रहे हैं हम? देखो, ये जो सारी गैसेज है ना हमारी, ये सारी की सारी गैसेज हमारी कैसी हैं? नॉन पोलर। कैसी है? नॉन पोलर गैस है, ठीक है। कैसी गैस है? नॉन पोलर गैस है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि नॉन पोलर गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ये कौन से केस की हम बात कर रहे हैं? हम नॉन पोलर गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोलैरिटी के केस में हमने अलग चीज़ें देखी थी, वहाँ पर हम डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसको निकाल लेते थे, उसकी पोलैरिटी चेक कर लेते थे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी और नॉन सॉल्युबिलिटी को हम बताते थे, यानी कि हम नेचर देखते थे वहाँ पर सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। पर ये तो सारी की सारी नॉन पोलर गैसेज हैं, ठीक है। तो इसके केस में हम क्या देखेंगे? अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अब मुझे अरेंज करके बताओ किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा इसमें? सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? देखो, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं सेल्स ऐड होती हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है। ये पढ़ा हुआ है हमने पीरियडिक क्लासिफिकेशन में कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये जो रेडॉन है इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। तो अभी मैंने क्या लिखा? जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा? सॉल्युबल। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो क्या आएगा? जो रेडॉन है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा, देन ज़ेनॉन, देन क्रिप्टन, जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये ऑर्डर, आर्गन, नियॉन एंड हीलियम। ओके, तो ये है आपका ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का। तो अब मुझे बताओ KH का ऑर्डर क्या होगा? KH का ऑर्डर क्या होगा? इन्वर्स होगा। अभी तो हमने बात करी थी ना कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्स होती है KH की। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, इसका मतलब इसका KH कैसा होगा? सबसे कम होगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी नॉन पोलर के केस में आए क्वेश्चन तो आप उसको इस तरीके से करेंगे। समझ में आया कि क्या देखना है हमें? उसका मॉलिक्यूलर मास देखना है। ओके, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ कि हेनरी लॉ हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही था, कोका कोला। बोलोगे मैम कितनी बार बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ ताकि याद हो जाए कि अगर आपसे कोई सोते हुए पूछे तो आप उसको बता पाओ, ठीक है ना, इसलिए बता रही हूँ मैं। तो ये जो कोका कोला का एग्जाम्पल है कि हमने उसमें गैस को फिल किया था, वो एग्जाम्पल किसका है? आपका हेनरी लॉ का। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे बॉटलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बॉटल्स के फॉर्म में रहती है ना, तो बॉटलिंग ऑफ पहली एप्लीकेशन है, बॉटलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स is done at high
प्रेशर। क्या करते हैं, वहाँ पर हाई प्रेशर देते हैं और कौन सी गैस फिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2 gas. Bottling of soft drinks is done at high pressure of carbon dioxide gas. ठीक है, हमने क्या किया था, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बन डाई गैस को फिल किया था एट द हाई प्रेशर। ये क्या था, हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे जो कि एक डिजीज़ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्प्रेशन सिकनेस, या फिर जिसको हम बैंड्स के नाम पे जानते हैं। अगर आप बुक खोलोगे तो बुक के अंदर आपको बैंड्स दिखाई देगा। क्या है ये, इसको हम बोल रहे हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस, या फिर हम उसको बोलते हैं बैंड्स। देखो क्या होता है इसके अंदर, आपने स्कूबा डाइवर्स के बारे में सुना होगा ना, गोताखोर जो बिल्कुल पानी में डूबते रहते हैं, जब देखो तब, सुना है ना नाम। तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ। ठीक है, तो जैसे वो पानी के अंदर जाएंगे वहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, हाई। जैसे आप पानी के अंदर जाओगे वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और दोनों ही वो आपकी बॉडी में आ जाएंगी। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे हम पानी के अंदर जा रहे हैं, जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है दोनों ही हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। तो जैसे ही हम सरफेस पर आएंगे, जैसे ही हम ऊपर आएंगे, क्या होगा, हमारी जो वेसल्स है ना वो फट जाएंगी। क्यों, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो जो ऑक्सीजन है उसको तो हम यूज़ कर ले रहे हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें तो हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो फंसी रह जाती है, नाइट्रोजन नहीं निकल पाती है। तो उस नाइट्रोजन जैसे ही बॉडी के अंदर है, लेकिन उसको तो क्या करना है, उसको निकलना है, वेसल्स से वो निकल नहीं पा रही है। तो वो क्या करती है, वेसल्स को एकदम फट जाते हैं हमारे वेसल्स। तो कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है उस केस के अंदर। तो ये जो बीमारी है, इसी बीमारी को हम बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं, बैंड्स। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई ऐसी गैस लेके जानी चाहिए जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, कम हो। क्या करना चाहिए, ऐसी गैस ले जानी चाहिए जिसकी सॉल्युबिलिटी कम हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हीलियम गैस। दैट्स वाई हीलियम गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर ऑफ द स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में हम हीलियम गैस को इसीलिए भरते हैं क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब देखो कितना अच्छा तालमेल बनाएगा हीलियम और ऑक्सीजन, दोनों पानी के अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन तो डिसॉल्व रहेगी, हीलियम क्या होती है, बहुत कम डिसॉल्व होती है। अभी हमने प्रूफ किया था कि जो हीलियम की सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है, अभी प्रूफ किया था हमने, अभी देखा था एग्जाम्पल। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस बीमारी को अवॉइड करने के लिए हीलियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने यूज़ किया है हीलियम, वो क्यों यूज़ किया है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, कम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है वाई हीलियम, क्वेश्चन जरूर लिखवा देती हूँ मैं आपको, वाई हीलियम इज यूज्ड इन द सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर्स। तो इसका आंसर आप खुद लिखने का ट्राई करना। ठीक है, आई होप को आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो हीलियम गैस हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो, और ये जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं बैंड्स। थर्ड एप्लीकेशन है आपकी, वो भी एक बीमारी से रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, ये कहाँ पर होती है, ये होती है हाई एल्टीट्यूड्स पे। जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड्स पर जाओगे, मतलब एकदम पहाड़ों पर, तो क्या होता है, जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं वहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, लो। हाई एल्टीट्यूड्स पर प्रेशर कैसा होता है, लो। इसका मतलब जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर कैसा है, कम।
तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम। अब क्या होगा, ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी। अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, हमें बहुत बेचैनी सी फील होगी। तो ये जो फीलिंग है हमारी, इसी बीमारी को हम बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हमारे साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो जब भी हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हाई altitude because of low pressure and low solubility। सॉल्युबिलिटी और जो प्रेशर है दोनों कैसा होगा, कम। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। अच्छा, एप्लीकेशन की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की कि लिमिटेशंस क्या है हेनरी लॉ की। देखो, तो जो पहली लिमिटेशंस ये है कि जो हेनरी लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर पे काम करता है। किस पे काम करता है, एप्लीकेबल ऑन लो प्रेशर। तो ये उसकी लिमिटेशन है। जहाँ पे भी हाई प्रेशर की बात आती है वहाँ पर ये जो हेनरी लॉ है उसकी कहानी गड़बड़ा जाती है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है। तो जो एप्लीकेबल है कहाँ पर है, लो प्रेशर पे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि इसके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई रहना चाहिए। सो द टेम्परेचर शुड बी हाई। टेम्परेचर थर्ड लिमिटेशन की हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो गैसेस हैं उनको आयोनाइज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आयोनाइज नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट में। लेकिन हम बहुत सारी गैसेस ऐसी देखते हैं जो कि बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाती हैं। कौन कौन सी, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अमोनिया और HCl का। हमने देखा था आयोनाइजेशन के कारण वो हाईली सॉल्यूबल थी गैसेस के, वो सॉल्वेंट के अंदर। क्या देखा था हमने कि दोनों ही आयोनाइज बहुत जल्दी हो रही थी, लेकिन ये हेनरी लॉ के अगेंस्ट है। तो थर्ड आपका क्या होता है लिमिटेशन, द गैसेस शुड नॉट बी आयोनाइज इन सॉल्वेंट। और एग्जाम्पल क्या लिए थे हमने यहाँ पर, HCl एंड अमोनिया, ओके। तो HCl और अमोनिया जो है वो फॉलो नहीं करते हैं किसको, हेनरी लॉ को, ठीक है। हेनरी लॉ को ये फॉलो नहीं करते। तो इतनी बात समझ में आई कि एप्लीकेशंस क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी, और हेनरी लॉ आपको क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं? चलो अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल। ये आपका NCERT का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका 2.4, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। इफ नाइट्रोजन इज बल्ब at 293 Kelvin, nitrogen gas would dissolve in 1 liter of। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि जो नाइट्रोजन गैस है ये कितने टेम्परेचर पर प्रेजेंट है, ये 293 केल्विन पर बल्ब हो रही है, यानी कि रूम टेम्परेचर ही हो गया,
ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में अगर मैं करूँगी तो 27 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो कितने मिली मोल्स नाइट्रोजन गैस के हमें डिज़ोल्व मिलेंगे किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। एक डेटा भी दे रखा है इसमें दे रखा है प्रेशर 987 बार दे रखी है नाइट्रोजन की 0.48, ठीक है, 76.48 किलो बार में, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका सल्यूशन। अब देखो, प्रेशर आपको गिवन है, KH आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, मोल्स। तो फॉर्मूला तो हमारा हमें पता ही है, P of N2 इक्वल्स टू KH डॉट, यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है नाइट्रोजन का, और अपॉन में हम क्या लेंगे, क्या दे रखा है, वाटर का। और वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर में मोल्स प्रेजेंट होते हैं 55.5। क्या किया मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ कर लिया। मैं चाहती तो इस लिक्विड में N2 के मोल्स को भी ऐड कर सकती थी, पर अभी हमने बात करी थी कि बहुत ही कम अमाउंट है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, क्योंकि वैसे ही कैलकुलेशन बहुत होती है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिक्विड को यहाँ पर रखते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं और निकालेंगे इसका हम आंसर, ठीक है। तो के प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 0.987, KH की वैल्यू आपको दे रखी है 76.48 किलो है। किलो का मतलब क्या होता है, 10 to the power 3, ठीक है। मोल्स आपको निकालने हैं और ये दे रखा है 55.5। अब देखो, कैलकुलेशन तो यहाँ पर वैसे भी अच्छी खासी रहती हैं, इनको तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो करते हैं हम, इसको यहाँ लेकर आते हैं, 0.987 मल्टीप्लाई बाई 55.5, ठीक है, डिवाइड करेंगे 76.48 इंटू 10 to the power 3, और क्या निकल के आएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, निकालो। आया आंसर, थोड़े पहुंचे पास, इनको मल्टीप्लाई करने पे आया है कि आंसर बता रहे हो आप, कंप्लीट आंसर बता रहे हो, ओके, इसका आंसर आएगा 7.16 इंटू 10 to the power 4। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, इसका जो आंसर है वो आएगा 7.16 10 to the power -4। लेकर किस में आना था, मिली मोल्स में, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिली मोल्स में, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0.716। दिस इज आवर आंसर। इतने मोल्स हमें चाहिए होंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, किसके, नाइट्रोजन के। अब देखो, यहाँ पे हमारा गैस एंड सॉलिड वाला जो पूरा पार्ट है, अब वो कंप्लीट हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। 3 पार्ट बताए थे मैंने स्टार्टिंग में,
तो एक जो 1/3 है हमारा वो अब कंप्लीट हुआ है। तो सेकंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स पढ़ाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखो क्या होता है वेपर प्रेशर। आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे मान लो मार्करी है, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से ना वेपर्स निकल रही है। तो उन वेपर्स पे जितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर, वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जैसे मैंने बोला कि 50 डिग्री सेल्सियस पर इतनी वेपर्स निकल रही हैं और उस पर इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है या एक्सर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। सो इट इज़ द प्रेशर exerted by the vapor of a substance at a given temperature। इसको हम लिख लेते हैं, it is the pressure exerted by the vapors of a substance at a given टेम्परेचर, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितने वेपर्स में क्या प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसी की हम बात करने वाले हैं और उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं, ठीक है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब देखो, अब एक बात कर रहे हैं हम एक एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। एक कंटेनर है, ठीक है, क्या है, यहाँ पर कंटेनर है और इसमें जो वाटर है वो फिल है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक मेटल की प्लेट लगा दी इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे लिया और एक मेटल की यहाँ पर एक प्लेट लगा दी। ये जो पूरी आपको दिख रही है ना, ये क्या है, एक मेटल की प्लेट है। इससे क्या होगा, इससे जो वाटर के आयंस हैं वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, अंदर ही रह जाएंगे। मतलब मैंने उसको कवर कर दिया, ढक दिया, ठीक है ना। जो कंटेनर था मैंने उसको ढक दिया, ठीक है। ये पूरा एक क्लोज कंटेनर है और एक है। अब देखो यहाँ पर मैंने लगाया एक वैक्यूम, क्या लगाया, यहाँ पर मैंने लगाया एक वैक्यूम ट्यूब। क्या है ये, वैक्यूम ट्यूब। और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक प्रेशर गॉज। क्या लगाया है, प्रेशर गॉज, जो कि क्या करेगा, प्रेशर को नापेगा, ठीक है, मेजर करेगा कि वहाँ पर कितना प्रेशर, ठीक है। ये क्या थी मेरी, ये है मेरी मेटल की प्लेट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है वाटर, ठीक है। तो ये अपना एक सेटअप है। मैंने कंटेनर लिया है, उसके अंदर वाटर को फिल किया है और उसको मैंने कवर कर दिया है एक मेटल की प्लेट से। वहाँ पर मैंने एक जगह ऐड किया है वैक्यूम ट्यूब और एक जगह ऐड किया है प्रेशर गॉज। वैक्यूम ट्यूब क्या करेगा, अब देखो उसको मैंने कवर कर दिया पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ एयर प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ को कवर कर दो लेकिन उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे एयर को तो आप रोक नहीं सकते, एयर तो प्रेजेंट होगी ही होगी वहाँ पर। तो एयर के पार्टिकल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। तो वैक्यूम क्या करेगा, उसको उस एयर को वहाँ से बाहर फेंकेगा। क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो अब ये कैसा हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी एयर थी वो कौन ले गया, वैक्यूम ले गया, ठीक है। वाटर के आयंस ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने क्या किया, ये जो मेटल प्लेट थी मैंने इसको हटा दिया, रिमूव कर दी मेटल की प्लेट को। समझना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अभी समझ में आएगा। क्या कर दिया मैंने, इस मेटल प्लेट को मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, तो सोचो जैसे ही मैं इस मेटल की प्लेट्स को रिमूव करूँगी
तो जो वाटर के आयंस हैं वो बिल्कुल सरफेस पे आ जाएंगे। आपने देखा होगा कोई भी गर्म चीज़ है, आप उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, जब आप उस प्लेट को हटाओगे आप देखते हो कि उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है, बबल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूध का एग्जांपल ले लेते हैं। दूध को गर्म किया हमने, एक प्लेट से उसको ढक दिया, जैसे ही आप उस प्लेट को हटाओगे आप देखोगे उसके ऊपर बबल्स दिखाई देंगे। वो बस चाह रहे थे कि जल्दी से आप उस प्लेट को हटाओ ताकि मैं कहाँ जाऊँ, बाहर जाऊँ। तो सेम चीज़ इसके अंदर होने वाली है। क्या होने वाला है? सेम वही है आपका, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने उस मेटल की प्लेट को हटा दिया, पानी उतना ही है, लेकिन क्या होगा, जितने भी उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। और कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, एनर्जी लेकर ऊपर चले जाएंगे ना। अच्छा देखो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, जितने भी हमारे आयंस हैं वाटर के वो क्या हो गए हैं, ऊपर आ गए हैं। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। हमने पढ़ा था भाई 9th क्लास में कि जो इवेपोरेशन है एक सरफेस फिनोमिना है। कैसा है, सरफेस फिनोमिना है। उसको किसी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत नहीं है, किसी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है कि भैया तुम हमें 50 डिग्री सेल्सियस दोगे तभी हम बॉयल होंगे। ये तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में होता है। दोनों अलग बातें हैं, याद है ना, दोनों चीज़ें अलग हैं। इवेपोरेशन जो होता है वो हर रेट पर होता है। ठीक है, उसको बस वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन क्या होता है, वो काम बराबर कर रहा होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे वाटर है, उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर जब तक नहीं लेकर जाओगे वो आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ में आई कि इवेपोरेशन क्या था और बॉइलिंग पॉइंट क्या था। यहाँ पे मैंने कोई हीट तो दी नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ अलग से इसको हीट दे रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, ये जैसे का तैसा रखा हुआ है। तो क्या करेगा, इसके पार्टिकल्स धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब ये कंटेनर कैसा है, क्लोज है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल ऊपर गए हैं वो वापस से नीचे की तरफ भी आएंगे। ठीक है, क्या होगा, ये जो वेपर्स आपकी बनी है वो वापस नीचे की तरफ भी आएंगी। उसको हम क्या बोलते थे, कंडेंसेशन। उसको हम क्या बोलते थे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन याद है ना, याद है कंडेंसेशन? क्या था कंडेंसेशन, क्या था? गैस से लिक्विड जाते हैं। अच्छा, गैस से लिक्विड जाते हैं, कंडेंस हो रही है चीजें। अरे भाई, सॉलिड से सीधा गैस जाएगा, वो तो सब्लिमेशन था भाई, आप उल्टा बोल रहे हो। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना है उसको। हमें क्या करना है, जो वेपर्स बनी है उसको हम वापस से कलेक्ट कर रहे हैं, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते थे कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट ही तो था आपका कंडेंसेशन। तो क्या होगा, तो इसके पार्टिकल जैसे ही नीचे आएंगे, ये जो सरफेस के पार्टिकल्स है इसको बोलेंगे तू भाई नीचे आ जा, कहाँ घूमने चला गया था, कि भाई कहाँ चले गए थे, बोला घूमने चला गया था, बोले बहुत घूम लिया, कहाँ आ जाओ, वापस आ जाओ। तो देखो एक टाइम पे आप क्या देखोगे, ये दोनों की जो रेट है इवेपोरेशन की और कंडेंसेशन की कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मैं यही समझाना चाह रही थी यहाँ पे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या बोला मैंने, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन की। और मतलब कि कैसा हो गया, एक इक्विलिब्रियम सेटअप वहाँ पर देखने को हमें मिल गया। क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम सेटअप। चलो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, ज़्यादा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ये मार्कर है, इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, क्या ये ब्रेक आसानी से होगा? नहीं। तो इसके आयंस इसको छोड़ के जाएंगे, इसके साथ दगा करेंगे जल्दी से? नहीं। तो क्या होगा? वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। तो जहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि हम वाटर का केस लेते हैं, हमें पता है वाटर के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि मैम एक मैंने ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ रेट वर्सेस टाइम। अभी हम लड़ाई करवाएंगे रेट और टाइम की। तो यहाँ पर मैंने लिया है टाइम को और यहाँ पर है आपकी रेट, ठीक है ना। देखो, अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूँ तो इवेपोरेशन कैसा रहता है? कांस्टेंट, मतलब कोई भी टेम्परेचर हो उसको मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो क्या होगा? अपना समय के साथ धीरे 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 काम करता रहेगा। पर कंडेंसेशन ऐसा नहीं होता। कंडेंसेशन पहले स्टार्टिंग में कैसा होगा? स्लो। वो ज़्यादा कब होगा? एक टाइम के बाद, जब उसके पास बल्क में जो उसकी एनर्जी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा हो जाएगी। मतलब कंडेंसेशन जो है वो कुछ इस टाइप से चल रहा होगा। ये क्या है आपका? कंडेंसेशन। धीरे 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 बढ़ेगा। लेकिन जो इवेपोरेशन है वो क्या हो रहा है? वो स्लोली 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 चल रहा है। एक टाइम क्या आएगा? दोनों की जो रेट है वो मैच हो जाएंगी। ये क्या था आपका? इवेपोरेशन। यहाँ पे मैच हुई, तो यहाँ पे जो उसका टाइम है यहाँ कैलकुलेट होगा आपका वेपर प्रेशर। मतलब कि जिस रेट पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपका बराबर हो जाए, जिस रेट पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाए उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। क्या बोला मैंने? जिस रेट पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपका कैसा हो जाए? इक्वल, उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। ये ग्राफ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसका ग्राफ है, ये हमें क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। तो समझ में आया वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे काम करता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर समझ में आई। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये वेपर प्रेशर समझ गए ना तो तभी आपको राउट्स लॉ समझ में आएगा, जो भी हम लिक्विड इन लिक्विड के केस में पढ़ेंगे। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके अंदर भी वेपर प्रेशर आएगा। तो इसीलिए पहले इस वेपर प्रेशर को समझना जरूरी है कि आखिरकार ये क्या होता है। पहले हमें यही नहीं पता है, तो जब तक हम वेपर प्रेशर को नहीं समझेंगे हम राउट्स लॉ को नहीं समझेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, फीचर्स देख लेते हैं कि भाई वेपर प्रेशर हमें क्या क्या बताता है। सो द फीचर्स ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहला पॉइंट है द वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड सरफेस एरिया। कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ठीक है, शेप ऑफ वेसल्स, कि चाहे आपने कटोरी के अंदर रख रखा हो, चम्मच के अंदर रखा हो, गिलास हो, बाल्टी हो, कंटेनर हो, कोई मतलब नहीं है। और तीसरा क्या होगा, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन तीनों पर ये क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। किस किस पे, क्यों नहीं कर रहा है, देखो मान लो सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ही इवेपोरेशन होगा, फिर उतना ही कंडेंसेशन हो जाएगा। सिमिलरली आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया, अगर कम लिया है तो कम इवेपोरेशन होगा और कम कंडेंसेशन होगा। तो दोनों रेट कैसे चलनी है, इक्वल चलनी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन चलनी है। तो कोई सा भी बर्तन ले लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। कितना ही अमाउंट लो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना ही सरफेस एरिया लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। अब बात आती है डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम ज़्यादा करोगे तो वेपर प्रेशर में चेंजेस आएंगे। तो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे वेपर्स जल्दी बनेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर आप जैसे ही कम करोगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा,
डाउन होगा। तो जो सेकेंड आपका पॉइंट है वो यही है कि वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे ही आप वेपर प्रेशर को इंक्रीज करोगे, जो टेम्परेचर है वो भी आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जैसे ही आप वेपर प्रेशर को इंक्रीज करोगे, जो टेम्परेचर है वो भी आपका इंक्रीज होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो समझ में आया कि वेपर प्रेशर कम कहाँ होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा कहाँ होता है। अब तीसरा फैक्टर, एक और फैक्टर है इसके अंदर, उसको और समझते हैं। इसको नोट डाउन करो। एन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों मिलके ना हाइड्रोजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते थे। ठीक है ना, तो फोन से याद रखेंगे हम FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ। और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगा के रखे होते हैं, तो उसके आयंस क्या ईजिली वहाँ से जाएंगे? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट अपना यही है, लिखते हैं इसको। Stronger the force of attraction, stronger the force of attraction in liquids, lower will be the boiling point. Boiling point कैसा होगा? कम होगा। Lower will be the वेपर प्रेशर, सॉरी हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, लोअर विल बी द वेपर प्रेशर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना जाएगा। एग्जाम्पल है आपका अल्कोहल एंड वाटर। अब हम क्या ले रहे हैं? एक है आपका अल्कोहल और दूसरा है वाटर। यार अब तो दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कि जो अल्कोहल है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो वाटर है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल ये रहा और वाटर ये रहा। ठीक है, कुछ इस टाइप से वाटर का स्ट्रक्चर बनता है और ये है आपका प्यारा अल्कोहल। तो अब बताओ दोनों में क्या हो रही है? मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन एक में ज़्यादा है और एक में कम है। तो अब देखो, ये जो अल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट तो होती है, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में कैसी होती है? कम होती है। वाटर के कंपैरिजन में कैसी है? कम है। वाटर तो देखो चार, ऑक्सीजन जो है बिल्कुल चार चार बॉन्ड बना के, तीन तीन बॉन्ड बना के बैठा है। चार बनाएगा एक्चुअली, अभी यहाँ से एक और बनाएगा वो। तो क्या करता है? ये चार चार बॉन्ड बना के बैठ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सोचो ना यार, दो है, दो की जगह वो चार चार बॉन्ड बना रहा है, तो कैसा होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब बताओ इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? क्वेश्चन इज दिस कि इन दोनों में से इन बिटवीन द अल्कोहल एंड वाटर विच विल बी द मोर वेपर प्रेशर? कौन ज़्यादा वेपर प्रेशर रखेगा? वेरी गुड, क्या होगा? अल्कोहल। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है? क्या बोला आपने? कि मैम अल्कोहल जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि मैम इसके अंदर ना वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसका मतलब जो इसके आइंस जुड़े हुए हैं ना वो थोड़े से, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? थोड़ा कम है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। इसीलिए ये इसके जो आयंस है वो जल्दी से दगा दे देंगे और जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसा रहेगा? कम रहेगा, ओ सॉरी ज़्यादा रहेगा। किसका? अल्कोहल का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल इज हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, वेपर प्रेशर का। समझ में आया वेपर प्रेशर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक और ले लेते एग्जांपल। मान लो मैं इसमें मरकरी और ऐड कर दूं, एक मैंने लिया मरकरी, दूसरा आपका क्या है वाटरी है, और तीसरा आपका क्या है अल्कोहल है। अब आपको इन तीनों को अरेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, इन तीनों को अरेंज करना है। तो मरकरी आपको दिख रहा होगा, ये तो बेचारा अलग सा है, ये कैसा है, नॉन पोलर है, अलग सा है। ये दोनों कैसे हैं, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये क्या बना रहा होगा, मरकरी क्या है, ये मेटल है। किसका होगा, सोचो सोचो क्या होगा। सही बात नहीं, देखो ये क्या है, एक मेटल है। तो मेटल क्या करता है, मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। मेटल क्या करेगा, मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा ना। जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, जो मेटेलिक बॉन्ड है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब सोचो क्या होगा, अब क्या होगा, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा इसका। अरे भाई देखो देखो देखो, अभी हमने क्या देखा था, अल्कोहल का वेपर प्रेशर कम था, सॉरी अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि इसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ था। इसकी बॉन्डिंग कैसी थी, वीक थी। तो जिसकी बॉन्डिंग वीक होगी उसका ही तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा ना। इसकी तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों रख रहा है, इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है। तो जिसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा। इसका मतलब ये जो मरकरी है वो क्या होगा, सबसे कम वेपर प्रेशर को शो करेगा। और वाटर अल्कोहल में सेकंड नंबर पे कौन आएगा, वाटर, और नंबर 1 पे क्या आएगा, अल्कोहल। ठीक है, ये है आपका सीक्वेंस। ठीक है, तो कभी आपको मेटल दे दिया जाए तो ये मत सोचना कि जो मेटल है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, नहीं, मेटल का वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो याद रहेगी ये बात कि मेटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, सबसे ज़्यादा अल्कोहल, देन वाटर, देन मरकरी। मरकरी विल बी द लोएस्ट वेपर प्रेशर। ठीक है, कल हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी, तो उनको आपको सॉल्व करना है, और जितना भी मैंने आपको लिखाया है इन सबको आप रिवाइज करोगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादा अच्छे से लगा पाएंगे। तो अब जितने भी आपके बुक के अंदर हेनरी रॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अब आप उनको लगाना शुरू करें। ठीक है, अब आप उनको लगाएंगे तो अब आपको समझ में आएंगे। जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको समझ में आएंगे, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी अब आप फॉर्मूला पुट करके लगा पाओगे। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उनको करोगे, हेनरी रॉ से रिलेटेड जितने भी हैं अभी तक उन सबको आप ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, ओके, कोई डाउट है इनमें? अच्छा अच्छा, देखो अगर बॉन्डिंग ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, ये लिखा है ना मैंने, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो जो वेपर प्रेशर है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। जो बॉन्डिंग ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम। यही तो हमने लिखा था,
द स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि बॉन्डिंग इन लिक्विड्स, लोअर विल बी द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट का है ये कि जो बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर उसमें कम होगा, मतलब इनवर्स। ठीक है, चल फिर कल मिलते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस करिए। ओके।